हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड आज का टॉपिक है जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या है भाई वो टॉपिक, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग पूरे हिंदी के जितने भी गद्य खंड होते हैं हमारे, ठीक है, उनके सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गद्यांश होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पूरी तरीके से एकदम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और जितना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बस आप लोगों को उतने ही गद्यांश तैयार करना है, ठीक है ना। उससे ज्यादा आपको एक भी गद्यांश तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने इतना गद्यांश तैयार कर लिया तो आप लोगों के 6 नंबर एकदम पक्के हो जाने वाले हैं। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, मेरा 100% क्या है भाई, गारंटी है। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य का एकदम सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग भी बैठ जाओ और कॉपी कलम लेकर के एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाओ, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आज का जो रोड मैप है भाई, कि हम लोग क्या क्या चीज करने वाले हैं इस वीडियो में, समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई वो सारी चीज आपको मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ, आज की जो वीडियो है वो आपके कितने काम की है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों को आप खो दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या है, 7 सबसे महत्वपूर्ण पाठ आपको इसी वीडियो में कराया जाएगा। मैंने कहा ना, पूरा हिंदी के जो गद्य खंड वाला है उसमें जितने भी चैप्टर हैं, कितने हैं, 7 हैं। उन 7 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य खंड हैं उनको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। टॉप 20 नहीं है, 15 ही है। कितना, 15 महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है। गलती से 20 हो गया, ये 15 ही है। आज की इस वीडियो में आपको 15 महत्वपूर्ण गद्यांश को अच्छे से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है ना, कि वो कौन से आपके महत्वपूर्ण गद्यांश हैं और उनको लिखना कैसे है, किस तरीके से, ये सारी चीजें। यहां पर अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करने का सीक्रेट ट्रिक है, कि मतलब जो रेखांकित अंश का व्याख्या होता है वो एक्चुअल में कैसे करें ताकि हम लोगों को पूरे में पूरे नंबर मिल सके और आसानी से कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। बस आप लोग ध्यान से देख लो। फिर बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है उसका सही तरीका मैं आज आप सभी को इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। फिर अगला चीज क्या भाई, अगला ध्यान से देखिए, मैं एक एक चीज आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न और नंबरों का क्या खेल होता है। जैसे ये प्रश्न संख्या आपका आ गया 21 आपके बोर्ड कॉपी में, ठीक है, जो बोर्ड पेपर होता है उसमें मान लीजिए प्रश्न संख्या आ गया 21 गद्य खंड का, ठीक है। तो उसमें ऐसे कुल 2 + 2 + 2 यानी कुल 6 नंबर के मिलते हैं। मतलब यहां हम समझेंगे कि 2 नंबर किसका मिलता है, फिर 2 नंबर किसका मिलता है, फिर 2 नंबर किसका मिलता है। तो यहां पर मैंने एकदम साफ क्लियर लिख रखा है कि भाई 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए मिलता है। संदर्भ आप अच्छी तरीके जानते हो कि भाई आप जिस गद्य खंड की बात कर रहे हो, ठीक है, वह किस पाठ का है और उसको कौन लेखक हैं, ठीक है ना, ये आपके संदर्भ में आता है। फिर व्याख्या, आपको व्याख्या करने पे भी 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर संदर्भ पर, 2 नंबर व्याख्या पर, और 2 नंबर आपको उस गद्य खंड के आधारित आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिस पर आपको जवाब देना होता है और उस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए ठीक है, अब व्याख्या लिखने का जादुई फार्मूला, ठीक है। अगर आपको व्याख्या लिखने नहीं आता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बोर्ड है जो आपके तैयारी को बहुत ही आसान बनाता है। कह रहा है भाई व्याख्या रटना नहीं है, बस ये शब्द जोड़ना है। क्या भाई, क्या जोड़ना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि, बस
ये आपको शब्द जोड़ देना है और कुछ नहीं, ऐसे ही आपको लिखना है कि जो भी गद्य खंड आपके सामने आएगा और कहेगा कि भाई इसका व्याख्या करो, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, तो यही चीजें आपको जोड़ना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि क्या चाहता भाई। उसके बाद जो कठिन शब्द आपको दिखाई देना ना, जो भी आप उसकी बस उसका अर्थ लिख दो सरल भाषा में। सरल भाषा में क्या कर दो, उसको लिख डालो कठिन चीजों को, बस हो गया आपका व्याख्या। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब शुरुआत करते हैं अपने पूरे पाठ को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा, है ना, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दोगे, खो दोगे, है ना। तो पहला पाठ का नाम है मित्रता और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या आप तैयार हैं इतिहास रचने के लिए? चलिए रचते हैं अपने कामयाबी का। सबसे पहला गद्य हमारे में आता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, सद्वृत्ति है, सॉरी। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई देखो, हम सब इस दुनिया में आए हैं तो हम लोग हमेशा एक दूसरे से मित्र बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग लड़कों से दोस्ती रखना चाहते हैं, कुछ लड़कियों से दोस्ती अपना रखना चाहते हैं, है ना, कुछ मेल फ्रेंड होते हैं, कुछ फीमेल फ्रेंड होती हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा है, एकदम अच्छे से बता रखा है कि भाई आपको मित्र कैसा किस तरीके से बनाना चाहिए। अगर आपने उन्होंने क्लियर कर रखा है कि अगर आपने बुरे दोस्तों को, बुरे लोगों को अपना मित्र बनाया तो आपको क्या क्या होना, मतलब क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्या क्या नुकसान होगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। फिर उसके बाद अगर आपका दोस्त अच्छा होगा तो उससे क्या क्या फायदे होंगे, वे सारी चीजों को इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा भाई कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है ना। मतलब अगर तुम अपना संगत जो है वो गलत आदमियों से करते हो तो इससे आपका जीवन बर्बाद होना तय है भाई, ठीक है। ये ऐसा कैसे बर्बाद है, ये केवल कह रहा है, केवल ये आपकी सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, मतलब आपके अंदर जो अच्छी चीजें सोचने विचारने की जो क्षमता है ना, वो आपके गलत लोगों से संगत करने से वो चीज खत्म हो जाएगा और बुद्धि का भी नाश हो जाएगा, समझ आया कि नहीं आया। और आप आगे बढ़ना चाहोगे तो भी नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि कोई आपको पैर एकदम चक्की से बंधा पड़ा है। लेकिन अगर आप वहीं पर किसी अच्छे दोस्त से आप दोस्ती बना लेते हो तो आप कभी भी, मतलब आपकी परिस्थिति कभी भी खराब होगी या आप बुरे रास्ते पे जाओगे तो वह आपको संभालेगा, समझाएगा, बुझाएगा, समझाएगा नहीं है। तो इस गद्य का ये चीज़ मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब ये जो गद्य खंड है यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहला आपका आता है भाई जो गद्यांश हमने लिखा है इसका आप संदर्भ लिखो। तो हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मतलब हिस्सा है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ठीक ऐसे ही आपको लिखना है। सबसे पहला, अगर पहला प्रश्न आएगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप हेडिंग डालिएगा पहला और लिखिएगा यही कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। जिस तरीके से मैं लहजा बता रहा हूं लिखने का, सेम ऐसे ही आपको लिखना है। फिर कुसंग का ज्वर, फिर अगर आपको रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं संकेत। क्या बोलते हैं? संकेत। समझ में आया कि नहीं आया? संकेत का मतलब ये हुआ कि आप उस एग्जामिनर को बताना चाह रहे हो कि भाई ये जो हमने व्याख्या लिखा है वो यहां से लेकर के यहां तक के शब्दों का लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुसंग का ज्वर क्षय करता है। जैसे यहां पर जो मैंने
इस नीले कलर का जो भी है किया है, ये जो आपको यहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है ना, ये आपका क्या भाई, रेखांकित अंश है। इसी का क्या करना है, व्याख्या करना। कुसंग का ज्वर फिर का क्षय करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि रेखांकित अंश का व्याख्या। तो यहाँ मैंने आपको शुरुआत में ही गद्य का एकदम बता दिया है कि भाई कि रामचंद्र शुक्ल क्या चीज बताना चाहते थे। तो यहाँ पर भी है, हालांकि यहाँ पर लिखा भी है कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत एक भयानक बुखार की तरह होती है। सीधी सी बात है, ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार ही होता है। जिस तरह तेज बुखार शरीर की शक्ति को खत्म कर देता है। जैसे इन्होंने कहा कि जब भाई आपको बुखार बहुत तेज हो जाता है तो क्या आप कुछ काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऐसे ही जब आपका संगति बुरे लोगों से हो जाती है तो आप भी ऐसे ही किसी काम के लायक नहीं रह सकते हो। वैसे ही कुसंगत मनुष्य के नैतिक गुणों और उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है। अगर साथ बुरा है तो वह पत्थर की चक्की की तरह इंसान को नीचे गिराएगा, लेकिन अगर साथ अच्छा है तो वह हाथ के सहारे की तरह उसे सफलता की ओर लेकर जाएगा, जो कि मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके एकदम अच्छे से क्लियर कर रखा, समझा दिया है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ रेखांकित अंश का व्याख्या किया है, ऐसे ही आपको भी व्याख्या आने वाले एग्जाम में करना है। भाई ध्यान रहे, आप ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट महागद्य खंड देख रहे हो जो बोर्ड एग्जाम में सीधे आने ही आने वाले हैं। समझ में आ गया ना भाई। तो एकदम एक बात अच्छी तरीके जान लीजिए। देखिए, पहला दूसरा जो चैप्टर होते हैं, पहला दूसरा तीसरा 3 चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर बच्चों को यहीं से सबसे ज्यादा तैयार करना चाहिए। लेकिन इतने गद्य खंड हैं, किनको तैयार करें। तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मेरा बोर्ड ये आज आपके लिए स्पेशल तरीके से लेकर आया, ताकि आप लोगों को कम समय में बेहतर तैयारी करा सके। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा प्रश्न, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप उसका जवाब देंगे कि कुसंग का मनुष्य की नैतिकता, अच्छे आचरण और बुद्धि का विनाश कर देता है। इस तरीके से आपको एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए, 2 नंबर संदर्भ, 2 नंबर रेखांकित अंश का व्याख्या और 2 नंबर आपके प्रश्न पूछने का जवाब देंगे, उस पर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका ये पहला गद्यखंड कंप्लीट हुआ। फिर आ जाता है दूसरा। तो दूसरा गद्यखंड आता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ठीक है ना। तो ये आपको जो हाईलाइट किया गया ना, इसका व्याख्या हमें करना है। ये गद्यखंड मैं आपको बता दे रहा हूं। हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। तो नायक ये आपका गद्य खंड है। अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की। इन 3 प्रश्नों को अब हमें जवाब देना है। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा। संदर्भ मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया, सेम संदर्भ आपका यही रहेगा, सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो संदर्भ लिखना मैंने यहाँ पर नहीं बताया, केवल मैं व्याख्या पर ला दिया। देखो भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर आपका दोस्त सच्चा है, अच्छा है, तो वह एक औषधि की तरह काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पर तो बोला गया है भाई। हाँ, कह रहा है कि जब भी आप जीवन के दुखों में फंसे रहोगे, बुराइयों में जाने की कोशिश करोगे, तो आपको वह दूर करेगा, बचाएगा। ठीक है। सच्चा मित्र हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, हमारे अंदर अच्छे विचारों को पैदा करता है। ये होता है एक सच्चे और अच्छे दोस्त में। ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना, व्याख्या करना है। फिर लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की? तो लेखक ने यहाँ पर ही जवाब है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना औषधि से की, जो जीवन रूपी रोगों को ठीक करता है। जीवन रूपी रोगों का मतलब क्या, कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, ठीक है ना, उनको। तो इस तरीके से आपका दूसरा भी हो गया। देखिए भाई, हम ज्यादा समय लेंगे नहीं, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है, उसी तरीके से आपको तैयार करना है। क्यों ज्यादा समय नहीं लेंगे? क्योंकि समय कम है, तैयारी बहुत ज्यादा करनी है आप लोगों को। फिर मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम
अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। तो प्रश्न 3 फिर बना, रेखांकित अंश व्याख्या कर संदर्भ लिखना होता भाई, ठीक है। फिर उसका रेखांकित अंश का व्याख्या, फिर एक सच्चे मित्र का मुख्य कर्तव्य क्या है, ठीक है। इस गद्य खंड पर ये आधारित प्रश्न है। मैं आपको हर एक चीज एकदम बेहतर ढंग से समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, रेखांकित अंश का व्याख्या। संदर्भ हमने नहीं लिखा, वहां पहले मैंने बता दिया, संदर्भ इसी तरीके से सारे गद्य खंडों में रहेगा। शुक्ल जी का मानना है कि मित्र का असली काम केवल साथ घूमना नहीं होता है। जैसे हम लोग आज के समय में क्या करते हैं भाई, फोन लगाते हैं, अरे हेलो बाबा कहाँ है, चल घूमने। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। हमेशा मित्र का यही केवल कर्तव्य नहीं होता कि साथ घूमो मौज मस्ती करो, ठीक है ना। ये बस काम नहीं है भाई मित्रों का, ठीक है ना, बल्कि अपने दोस्त को महान कामों के लिए प्रेरित करना, ये सच्चे और अच्छे मित्र का कर्तव्य होता है कि अपने दोस्त को गलत चीजों से दूर रख करके, घुमक्कड़ी से, समय बर्बादी करने से को दूर रख करके वह हमेशा उसको प्रेरित करे कि भाई तू कर सकता है, तू ये काम कर, वो काम कर, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से तू कर ताकि तू आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर एक सच्चा मित्र अपने दोस्त का हौसला इतना बढ़ा देता है कि वो अपनी क्षमता से भी बड़े काम आसानी से कर सकता है। वही कि हर काम के लिए उसे मोटिवेट किया जाए कि भाई तुम इस लायक हो, इस काबिल हो, कर सकते हो, तुम ही हो जो कर सकते हो। ये ऐसा करने वाला, बढ़ावा देने वाला, हिम्मत देने वाला हमेशा दोस्त बनाना चाहिए, ना कि तुम्हें पैर खींचने वाला, तुम्हें गंदगी में धकेलने वाला, तुम्हें बुरी संगति में डालने वाला ऐसा दोस्त खोजना चाहिए। लेकिन हम कम उम्र के लोग हमेशा चाहे जिसे दोस्ती कर बैठते हैं और हम गलत चीजों में जाकर के फंस जाते हैं। फिर मित्र का कर्तव्य कौन पूरा कर सकता है? मित्र का कर्तव्य वही व्यक्ति पूरा कर सकता है जिसका मन दृढ़ हो और सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुका हो। मतलब वही हमारा ये सारा बेड़ा पार कर सकता है, ये हमारा सारा साथ दे सकता है जो सच्चा हो, अच्छा हो, जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया हो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, धरती कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने कभी भी पैर गलत मार्ग पर नहीं रखूंगा। इस तरीके से आपके पहले चैप्टर के मित्रता नामक पाठ से, जो कि इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कह सकते हो बाबू, गद्य खंड थे जिनको मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, करा दिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे चैप्टर में कि दूसरे चैप्टर में क्या भाई, ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, है ना। तो इस पर भी हम लोग देखेंगे कि भाई इनके महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है ना। हाँ देखो भाई, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य खंड है भाई। इसमें क्या, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। जितने हाईलाइट मैंने किया और रेखांकित अंश ही है भाई। फिर ममता ने परमपिता की इच्छा की विरुद्ध के लिए किससे कहा और क्यों कहा, इस पर आधारित प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, जैसे जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ ऐसे ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी हाईलाइट करना है, में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। और इसके लेखक छायावाद के प्रवर्तक, अगर आप ये शब्द जोड़ दोगे ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से बन जाएगा, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। फिर हम रेखांकित अंश की व्याख्या पे देखते हैं। लिखेंगे, लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जब ममता ने अपने पिता चूड़ामणि द्वारा रिश्वत के रूप में लिए गए स्वर्ण के थालों को देखा तो वह दंग रह गई। कहने का मतलब ये हुआ कि ममता ने अपने पिताजी को इस हाल में जब देखा ना तो एकदम अचंभा हो गई कि भाई ये मेरे पिता ऐसे, ठीक है ना। वह अपने पिता से कहती है कि हे ईश्वर तो पिता को ईश्वर, आपने भविष्य की किसी मुसीबत से बचने के लिए इतना बड़ा अनर्थ और पाप किया है।
ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा दुस्साहस करना सही नहीं है। वो अपने पिताजी को समझाती है कि पिताजी ऐसा बिल्कुल ना करें। ममता का मानना है कि यदि भविष्य में मुसीबत आए भी तो क्या इस धरती पर कोई भी दयालु हिंदू नहीं बचेगा जो हमें पेट भरने के लिए थोड़ी सी भीख दे सके। इस रिश्वत के सोने की चमक मेरी आंखों को चुभ रही है और मुझे यह अधर्म लग रहा है। इस नाते पिताश्री, इस चीजों को, सोने की थाल से सजी हुई जो भी धन दौलत है उसे वापस कर लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप लोग इसकी व्याख्या करेंगे। फिर इसके बाद ये देखो 3 प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो चौथा में प्रश्न, हर देखिए इधर के गद्यांशों में हमने 4-4 प्रश्नों को लिया है। 4-4 प्रश्नों को क्यों लिया है? कभी कभी ये प्रश्न ना पूछ करके ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपका एक भी नंबर ना छूटे बाबू, आपकी तैयारी बेहतर हो, बेहतरीन हो। इस नाते हम पूरे चीजों को लेकर के कवर करेंगे, है ना। यहाँ ममता ने परमपिता की इच्छा के विरुद्ध किसे कहा और क्यों कहा, ठीक है। तो यहाँ आप जवाब देंगे कि ममता ने अपने पिता द्वारा शेरशाह सूरी से ली गई रिश्वत को परमपिता के इच्छा के विरुद्ध कहा। कारण क्यों था भाई, बस आपको इतना ही जवाब देना है, इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। और क्यों कारण पूछ रहा है, कारण भी पूछेगा तो आपको ये लिखना है। क्योंकि ममता का मानना था कि यदि ईश्वर ने हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। रिश्वत लेकर भविष्य के लिए संपत्ति जमा करना ईश्वर के विधान को चुनौती देना और अधर्म करना है। इस तरीके से आप उसका उत्तर लिख देंगे। फिर इस गद्यांश में ममता के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो आप लिखेंगे इस गद्यांश से ममता के स्वाभिमानी, ईश्वर भक्त, धर्मपरायण, संतोषी चरित्र का पता चलता है। वह लालच से कोसों दूर है और अधर्म की कमाई के बजाय गरीबी में गरिमा के साथ जीना पसंद करती है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, उसके उत्तर को लिखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए, ऐसे ही आपको पूरा चीज एकदम अच्छे से करना है, ठीक है ना। जो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ बस आपको वैसे वैसे पूरा चीजों को लेकर के चलना है बाबू, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, अगर आज आप लोगों ने एकदम धैर्य पूर्वक देख लिया तो जान लीजिए आप लोगों के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे बाबू, इस बात को जान लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अश्वर वही पास आया, ममता, ये दूसरा गद्यखंड है। ममता ने रुक रुक कर कहा। अश्वर वही का मतलब क्या होता है, जो घुड़सवारी होते हैं, जो अश्व पर मतलब घोड़े पर बैठे होते हैं उन्हें। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण सेवक, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अब मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है, ये आपका गद्यखंड है और इस पर आधारित 4 प्रश्न हैं जिनको हमें क्या करना है, बताना भाई। पहला, आपको गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, यूं संदर्भ कह सकते हैं। फिर रेखांकित अंश का व्याख्या करना है आपको। फिर ममता ने अश्वरोही से किस शहंशाह के बारे में बात की, संकेत मतलब हुमायूं समय शहंशाह था। फिर चीर विश्राम गृह से ममता का क्या तात्पर्य है, इन सारे चीजों को आपको एकदम अच्छे से बताना रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहाँ मैं आप लोग को पहले ही बता चुका है भाई, इधर इसी लाइन में है ना। चलिए, व्याख्या नहीं है, चलिए सॉरी, संदर्भ नहीं बताना है, केवल व्याख्या। तो यहाँ लिखेंगे, लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी अश्वरोही से कहती है कि बहुत समय पहले एक मुगल ने यहाँ शरण ली थी। मुझे यह नहीं पता कि कोई बड़ा राजा या शहंशाह था या कोई मामूली सैनिक, लेकिन उसने मेरी झोपड़ी में रात बिताई थी। उसने जाते समय किसी से मेरा घर पक्का बनवाने की बात कही थी। ममता कहती है कि मुझे अपने घर से, अपनी सादगी से इतना लगाव था कि मैं पूरी जिंदगी इस डर से में रही कि कहीं लोग मेरी इस झोपड़ी को गिराकर यहाँ महल न खड़ा कर दें। लेकिन अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब मुझे इस घर के खोने का कोई डर नहीं है। तुम यहाँ चाहे जो बनाओ, महल बनाओ, मकान बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अब इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर की शरण में अनंत शांति में जा रही हूँ। तो इस तरीके से ममता ने अश्वरोही को
अपनी बातों को बताई समझाई। फिर अब आता है आपका क्वेश्चन, ममता ने अश्वारोही से किस शहंशाह के बारे में बात की? तो ममता ने अश्वारोही से मुगल शासक हुमायूं के बारे में बात की, जो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए ममता की झोपड़ी में शरण ली थी, है ना। फिर चिर विश्राम गृह से ममता का क्या तात्पर्य? देखो ये क्वेश्चन हमेशा 3 ही क्वेश्चन आता है बाबू, केवल आपको 3 क्वेश्चन ही तैयार करना होता है, लेकिन यहाँ 4 क्वेश्चन इस वजह से लिया गया, मैंने आपको बताया भाई क्यों लिया गया है। फिर चिर विश्राम गृह का शाब्दिक अर्थ ऐसा है कि मतलब ऐसा घर जहां हमेशा के लिए आराम किया जा सके, मतलब मृत्यु, भगवान का घर है। यहाँ ममता का तात्पर्य मृत्यु या परलोक से है। ममता का मानना है कि यह सांसारिक घर झोपड़ी नश्वर है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर के पास जिस स्थान पर जाती है वह चिर विश्राम गृह है, जहाँ मनुष्य को सांसारिक भय, मोह और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है और वह अनंत काल तक शांति प्राप्त करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 गद्य खंडों को कर लिया है ममता पाठ के, है ना। फिर उसके बाद अगला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महागद्य खंड आता है ये कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। ये आपका हेडलाइन है जिसका हमें क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। वह आजीवन अपनी झोपड़ी के खोने जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अश्वारोही वहाँ खड़ा था, वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। गद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या करना है भाई, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। ममता आजीवन किस बात से डरी हुई थी और क्यों डरी हुई थी, इसका जवाब देना है। फिर अष्टकोण मंदिर पर लगे शिलालेख में किसका नाम था और किसका नहीं था, ये सारी चीज़ों के जवाब हम लोग आगे चलेंगे। हालांकि फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है गद्यांश का संदर्भ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिख भी दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्घृत है। इसके लेखक महान साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब आ जाता है व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक जयशंकर प्रसाद जिस समय की गतिशीलता को बताते हुए कहते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए चौसा के युद्ध को हुए अब बहुत लंबा समय बीत चुका है। वह समय जब ममता एक युवा विधवा थी और उसने एक शरणार्थी हुमायूं को पनाह दी थी, तब इतिहास बन चुका। वर्तमान में ममता की आयु 70 वर्ष हो चुकी है। वह अब एक कमजोर और वृद्ध महिला है। समय ने उसके चेहरे पर झुर्रियां और शरीर में कमजोरी ला दी है। वह अपनी पुरानी सी झोपड़ी में बीमारी की अवस्था में पड़ी है, जहां उसने अपना पूरा जीवन स्वाभिमान और शांति के साथ बिताया था। यहाँ लेखक यह दिखाना चाहता है कि संसार बदल गया, युद्ध खत्म हो गए, राजा बदल गए, लेकिन ममता का अपने मूल्यों और अपनी झोपड़ी के प्रति प्रेम वैसा स्थिर रहा। तो इस तरीके से हम लोग इस गद्य खंड का पूरी के पूरे तरीके से व्याख्या करेंगे, है ना। तो ये व्याख्या आपका था। फिर इस पे आधारित जो दोनों प्रश्न थे उनके हम जवाब यहाँ पर देखेंगे। ममता आजीवन किस बात से डरी हुई थी, क्यों? तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि ममता आजीवन इस बात से डरी हुई थी कि कहीं उसका सारा साधारण झोपड़ी को गिराकर वहाँ कोई पक्का मकान या महल न बना दें। कारण क्यों ऐसा था भाई कि ममता को अपनी झोपड़ी और सादगी से बहुत प्रेम था। वह नहीं चाहती थी कि किसी शहंशाह के एहसान से उसका घर छीना जाए, जहाँ उसने अपना पूरा जीवन शांति और धर्मपरायणता के साथ बिताया था। वह किसी भी मुगल शासक की मदद लेकर अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहती थी, है ना, बिल्कुल। फिर हम बात करेंगे अश्वकोण मंदिर पर लगे शिलालेख में किसका नाम था और किसका नहीं, है ना। तो लिखेंगे अश्वकोण मंदिर पर लगे शिलालेख में हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपनी पिता हुमायूं का नाम बड़े आदर के साथ लिखवाया था। किसका नाम नहीं लिखवाया था भाई? तो उस शिलालेख में उस महान नारी ममता का कहीं कोई जिक्र या नाम नहीं था, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर हुमायूं को शरण दी थी। ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि भाई इस तरीके से आपका
पहला और दूसरा पार्ट समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के, ठीक है ना, जो कि वहाँ महत्वपूर्ण गद्यांशों का पूरा क्लास चल रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कौन कौन सा गद्यांश तैयार हो गया था इसमें, और कौन कौन सा गद्यांश अभी छूट गया था। भाई देख लो आप लोग, ठीक है ना। हाँ, एक एक चीज़ आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। आपको जो भी किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मॉडल पेपर हर एक चीज़ की पूरी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। आप लोग परेशान ना रहें, आपकी तैयारी पूरा बेहतर और बढ़िया से होगी। तीसरा आता है भाई पार्ट 3 आपका है भारतीय संस्कृति। इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देशों में बहता रहा और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा। यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, जिसने अमृतों की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में फागुन की फूंक दी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है, जिसका हमें क्या करना है, इस पूरे चीज़ों का जवाब देना है। पहला रेखांकित अंश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है भाई, संदर्भ लिखना, फिर रेखांकित अंश का व्याख्या करना होगा, फिर लेखक ने नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत किसे कहा ये इसका जवाब देना है, मूर्त रूप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया इसको हमें बताना है। चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए इन चीज़ों को बता देते हैं। सबसे पहले अगर इस चैप्टर से हमारा कोई गद्यांश आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईलाइट है भाई, ठीक है ना। तो इनके संदर्भों को कैसे लिखना है, देखो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कुछ अपने संदर्भों को इस तरीके से लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और यूनिक प्रोफेशनल लगता है, ठीक है, जो आपको पूरे के पूरे नंबर देने में दिलाने में मदद मिलती है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या में हम लिखेंगे कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की एकता और इसकी संस्कृति का आधार कोई बाहरी शक्ति नहीं है। मतलब भारत में जो एकता है, जो संस्कृति है, ठीक है, वह किसी बाहरी जो शक्तियां हैं उससे नहीं हो सकती। मतलब ताकतें जो भी बाहर के देशों का, ऐसा नहीं है भाई, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक विचार है। यह विचार एक अदृश्य नदी स्रोत की तरह है जो सदियों से अनंत काल से भारत के कोने कोने तक बह रही है। कभी कभी यह विचारधारा लोगों के मन में परोपकार और प्रेम के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहती है, तो कभी कभी यह अप्रत्यक्ष रूप से किसी महान व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं। लेखक का तात्पर्य यह है कि जब जब देश को जरूरत पड़ी, भारतीय संस्कृति की इस शक्ति ने किसी न किसी महापुरुष जैसे महात्मा गांधी का शरीर धारण किया, मूर्त रूप लिया। मूर्त रूप का मतलब होता है शरीर का धारण करना, ठीक है ना, और समाज को सही रास्ता दिखाया। यह स्रोत हमें सिखाता है कि हम भले ही अलग अलग भाषाओं में या धर्मों के हों, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी नैतिक मूल्य एक ही है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका व्याख्या कर देना है। फिर आगे चलते हैं, लेखक ने नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत किससे कहा, तो लेखक ने भारतीय संस्कृति को एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत कहा, ठीक है ना। लेखक का मानना है कि वह अदृश्य शक्ति है जो सदियों से भारत को एकता के सूत्र में पिरोए हुए और देश के लोगों को चरित्र और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेरणा करती है। इस तरीके से आप इसका जवाब लिखेंगे। फिर मूर्त रूप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया भाई, तो मूर्त रूप शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया गया, जहां मूर्त का अर्थ है जिसे देखा जा सके, अर्थात साकार। लेखक कहना चाहता है कि भारतीय संस्कृति के जो आदर्श सत्य अहिंसा किताबों में लिखे थे, गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन में उतारकर दुनिया को प्रत्यक्ष दिखा दिया। इस तरीके से आप ये चीज कर लीजिएगा। फिर अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश आपका आता है वो आता है कि भाई विभिन्न देशों में रहने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों के मानने वाले भी एक ही जाति के माने जाते हैं। हमारा देश तो एक बहुत बड़ा देश है, इसमें जितनी विभिन्नताएं देखी जाएंगी उतनी अन्य देशों में नहीं मिलेंगी, पर
इन सब विभिन्नताओं के बीच एक ऐसी एकता की सूत्र पिरोई है जो सबको एक साथ बांधे हुए है ना। कहने का मतलब क्या है कि भाई कि भले यहाँ आपको बहुत सारे चीज़ अलग अलग दिखाई देते हों, सब कुछ वो अलग अलग धर्मों के दिखाई देते हों, अलग अलग कल्चर हो, उनकी अलग अलग बोलचाल हो, भाषाएं हो, रहन सहन हो, सारे चीज़ें, लेकिन आप यहाँ जब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, देखने में बस बाहरी से देखने में बस अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं, है ना। चलिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है भाई, संदर्भ समझ लो। रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। भारत की विभिन्नताओं के बीच कौन सा तत्व सबको एक सूत्र में बांधे हुए हैं, इसका जवाब देना है। लेखक के अनुसार भारत को एक बहुत बड़ा देश क्यों कहा गया, ये भी आपको समझना है, जानना है, बताना है सबको। चलिए ठीक है। संदर्भ कैसे लिखना, संदर्भ मैंने आपको यहाँ पर ही पहले बता दिया। व्याख्या कैसे लिखना है उसकी बात मैं करूँगा, या हम लोग को करना ही चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा फालतू गंवाने का क्या ही मतलब है, सारे चीज़ों के लिए एकदम सेम रहेगा। विभिन्न देशों में रहने वाले माने जाते हैं, इसका व्याख्या करना भाई। लेखक कहना चाहता है कि भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। मैंने आपको बताया है, बाहरी रूप से देखने पर ये सब अलग लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये भारतीय नाम की एक जाति की पहचान का हिस्सा है। जिस प्रकार एक धागे में अलग अलग तरह के मोती पिरोकर एक सुंदर माला बनती हैं, ठीक उसी प्रकार भारत की सांस्कृतिक एकता ने इन सभी विविधताओं को एक साथ प्रेम और सद्भाव के सूत्र में पिरो कर रखा है। इस तरीके से इसकी व्याख्या हम लोग कर लेंगे। अब आगे चलते हैं इनके प्रश्नों के जवाब देने की ओर। भारत की विभिन्नताओं के बीच कौन सा तत्व सबको एक सूत्र में बांधे हुए हैं, तो आप यहाँ जवाब देंगे, भारत की विभिन्नताओं के बीच सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना का वह सूत्र सबको एक साथ बांधे हुए हैं जो हमारी विविधता मतलब अनेक प्रकार के में भी एक होने का एहसास कराता है। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से आपने जो जवाब दिया है ऐसे ही आपको जवाब देने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग एक एक चीज़ों को अच्छे सीख लीजिए, समझ लीजिए। आप लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, टेंशन में होंगे भाई कि आप लोग की तैयारी कैसे होगी, किस तरीके से होगी, अभी तैयार नहीं हुआ है यार, घबराओ नहीं यार, सब धीरे धीरे हो जाएगा भाई, सब कुछ धीरे धीरे एकदम हो जाएगा। अगला चीज़ है कि लेखक के अनुसार भारत को एक बहुत बड़ा देश क्यों कहा गया भाई। लेखक ने भारत को एक बहुत बड़ा देश इसलिए कहा क्योंकि यहाँ जितनी भौगोलिक, भाषाएं, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उतनी दुनिया के किसी भी अन्य देशों में शायद ही देखने को मिले। वह अपने आप में एक उपमहाद्वीप के नाम समान है जहाँ कोस कोस पर पानी और वाणी बदल जाती है, इसलिए लेखक ने उनको बड़ा देश कहा। फिर अगला जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आता है कि हमारी संस्कृति का मूल आधार ही अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों की चर्चा हुई, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया। आज हम इसी तत्व को अपने सामूहिक जीवन में और विशेषकर विदेशों के साथ संबंधों में भी लागू करना चाहते हैं। फिर इसमें आपको जवाब देना है भाई। व्याख्या तो सॉरी संदर्भ तो करना है, दूसरा व्याख्या, तीसरा ये हमारे प्रश्न रहेंगे, हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है, वर्तमान समय में लेखक किन संबंधों में अहिंसा को लागू करने की बात कह रहा है। भाई प्रश्न आपको तीन ही आएंगे, ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। 4 मेजर लेने का कारण यही है कि कभी कभी वो प्रश्न ना पूछ करके ये प्रश्न पूछ लेता है, तो आपका ना छूटने पाए किसी भी तरीके का। चलिए, अब व्याख्या क्या है भाई, संदर्भ कैसे लिखना है, तो जानते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक भारतीय संस्कृत नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए, अब व्याख्या कैसे करना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रेखांकित अंश का व्याख्या। लेखक का मत है कि भारतीय संस्कृति की नींव अहिंसा के सिद्धांतों पर टिकी हुई है। हमारे देश के जितने भी नैतिक आदर्श और नियम बनाए गए हैं, उन सबके केंद्र में अहिंसा ही रही है। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि वर्तमान समय में हम
इसी अहिंसा और शांति के मार्ग को न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज के सामूहिक जीवन और दूसरे देशों विदेशों के साथ भी अपने कूटनीतिक संबंधों में भी अपनाना चाहिए। लेखक के अनुसार अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है जिससे विश्व में शांति और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है ना। इस तरीके से हम लोग व्याख्या कर लेंगे, फिर इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए थे उनके जवाब को देख लेंगे। हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है? तो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार अहिंसा है। ठीक है ना भाई। वर्तमान समय में लेखक किन संबंधों में अहिंसा को लागू करने की बात कह रहा है? तो लेखक वर्तमान समय में अहिंसा को हमारे सामूहिक जीवन में और विशेषकर रूप से विदेशों के संबंधों में लागू करना या करने की बात कह रहा है। तो इस तरीके से हमारे तीनों पाठों के मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे चौथे, जो कि हमारा क्या, अजंता की गुफाएं, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। पहला गद्य खंड जो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे चित्रकारी ने अपनी सारी कलाएं ही उड़ेल दी हैं। दीवारों पर बने चित्र जैसे बोल रहे हैं, अजंता की गुफाओं में बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाएं अंकित हैं। कहीं हाथियों की लड़ाई तो कहीं बंदरों का शरारत भरा खेल, वहां जैसे जिंदगी अपने पूरे विस्तार के साथ चित्रित है। अब इस पर हमें क्या करना है? संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या लिखना है। लेखक ने अजंता की दीवारों की क्या विशेषता बताई है ये बताना है। अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किसके जीवन की घटनाओं का अंकन हुआ है, इसके बारे में आपको क्या करना है? पूरी बताना है, पूरी घटना। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे भाई गद्यांश संदर्भ का। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और साहित्यकार भगवत शरण उपाध्याय हैं। इस तरीके से आप अपने हर एक इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य खंड बताने वाला हूं उनमें आप सब लोग लिखेंगे इसी तरीके से। चलिए, अगला चीज है कितना जीवन बरस बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था उसका हमें क्या करना है? व्याख्या पूरी तरीके से करना है। लिखेंगे, लेखक अजंता की गुफाओं की कलाकारी देखकर मंत्रमुग्ध है। वे कहते हैं कि गुफाओं की निर्जीव दीवारों पर चित्रकारों ने अपनी साधना और कला ऐसा जादू बिखेरा है कि दीवारें जीवंत तो हो उठी हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन स्वयं उन दीवारों पर बरस पड़ा हो और चित्र बोल रहे हों। इन चित्रों में जीवन के हर रंग, हर भावना को इतने विस्तार से उकेरा गया है कि वास्तविकता का एहसास कराते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे चीज इस तरीके से आपको क्या करना है? लिख देना है। चलिए, अब हम बात करेंगे लेखक ने अजंता की दीवारों की क्या विशेषता बताई। तो लेखक के अनुसार अजंता की दीवारें ऐसी हैं जैसे उन पर जीवन बरस पड़े हों और चित्रकारी ने अपनी सारी कला वहीं उड़ेल दी हों। वहाँ दीवारें और चित्र जीवित प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके से लेखक ने अपने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। भाई, अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किसके जीवन की घटनाओं को अंकन हुआ है? तो लिखेंगे, आप सीधी सी बात देखें, महात्मा बुद्ध का। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का अंकन हुआ है। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे आगे। पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। ठीक है, ये आपका अगला गद्य खंड है। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उकेरी गई मूर्तियां विहंस उठी हैं। विहंस मतलब बेहंस पड़ी उठी हैं, ऐसा है। दीवारों और छतों पर ऐसी चित्रकारी की गई है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। प्रकृति ने भी वहां अपना सौंदर्य लुटाया है और मनुष्य की कला ने उसे अमर बना दिया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य खंड है जो कि यहाँ पर आपका आ गया है। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या करना है? आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। अजंता के निर्माण में मनुष्य और प्रकृति का मेल कैसे दिखाई देता है ये आपको बताना है। गुफाओं के खंभों और दीवारों को देखकर कैसा अनुभव होता है ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब इसकी व्याख्या करते हैं।
कि लेखक का तात्पर्य है कि अजंता में प्रकृति और मनुष्य की कला का अद्भुत संगम है। भाई प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर कैसा लगता है कि पूरा काम किए हैं, किस नाते वहाँ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। प्रकृति ने तो वहाँ सुंदर दृश्य वातावरण प्रदान कर अपना सौंदर्य लुटाया है, जो कि मैंने बताया आपको, किंतु मनुष्य ने अपनी छीनी और रंगों के माध्यम से उन पहाड़ों को तराश कर ऐसी कलाकृतियां बनाई गई हैं जो सदा सदा के लिए अमर कर दिए गए हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, व्याख्या लिख देंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग इन प्रश्नों की ओर। अजंता के निर्माण में मनुष्य और प्रकृति का मेल कैसा दिखाई देता है? तो अजंता में प्रकृति ने अपना सौंदर्य लुटाया है और मनुष्य की कला ने पहाड़ों को काटकर उन्हें सुंदर भवनों और मूर्तियों में बदलकर अमर बना दिया गया है। इस प्रकार वहाँ प्राकृतिक और मानवीय कला का सुंदर मेल दिखता है ना। तो इस तरीके से आप इसका जवाब देंगे। गुफाओं के खंभों और दीवारों को देखकर कैसा अनुभव होता है? जो वहाँ की गुफाएं हैं, दीवारें हैं, उनको देखकर कैसा अनुभव महसूस होता है? तो आप कहेंगे गुफाओं के खंभों पर उकेरी गई मूर्तियां ऐसी लगती हैं मानो वे भी हंस उठे हों। दीवारों छतों की चित्रकारी इतनी शानदार है कि लोग देखते रह जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस गद्य खंड के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने बता दिया, ऐसे ही आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अजंता के चित्रों ने देश विदेश के चित्रकारों को भी प्रभावित किया है। यह अगला गद्य खंड है। दूर दूर के देशों तक अजंता की कला का प्रसार हुआ। यहाँ की चित्रकारी ने मनुष्य की आंखों के लिए जैसे एक नई दुनिया ही खोल दिया है। इन चित्रों के माध्यम से भारतीय कला ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है। फिर वही संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है। फिर अजंता की कला का प्रभाव किन किन क्षेत्रों या देशों पर पड़ा, इसको बताना है। फिर भारतीय कला ने अमरत्व कैसे प्राप्त किया है, इसके बारे में हमें बताना है। चलिए, हाँ, रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। अजंता की चित्रकला इतनी प्रभावशाली है कि उसने मनुष्य को देखने के लिए नजरिए को ही बदल दिया है। यह कला न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है, जिसे भारतीय कला को विश्व स्तर पर नई एक पहचान और अमरत्व प्राप्त हुआ है। कला का प्रभाव। अजंता की कला का प्रसार देश विदेश के चित्रकारों और दूर दूर के देशों तक पड़ा है। भारतीय कला ने अमरत्व कैसे प्राप्त किया, इसका जवाब लिखेंगे। अजंता ने प्रभावशाली चित्रों के माध्यम से भारतीय कला के ने अमरत्व प्राप्त किया है, जिसने विश्व भर के कलाकारों को प्रेरित किया है। इस तरीके से उनके प्रश्नों को और व्याख्या को आसानी से कर लेंगे। फिर अब आ जाते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे चीज हो गए थे। बस 1 से 4 तक के जितने भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है उतना भी तैयार कर लोगे तो भी आप लोगों को 6 नंबर में 6 मिल जाएंगे, ठीक ना। ये 5, 6, 7 से बहुत कम ही गद्यांश आते हैं, लेकिन भाई आते हैं, ऐसा नहीं है कि आएंगे ही नहीं, आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है 100% कह सकते हैं ना, 100 नहीं कह सकते, मतलब 99% कह सकते हो। 99% जो पूछा जाता है वो आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। 5वें, 6वें, 7वें से 1% चांस होते हैं पूछने का, है ना। तो चलिए ठीक है, पूछ रहा भाई बता देते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5वें, 6वें, 7वें में उसको भी बता देते हैं फटाफट। चलिए, सबसे पहला चीज आ जाता है आपका, अगला चीज क्या था भाई, ये हमारे क्या लिखूं, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इसके लेखक है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर। जो तरुण है, तरुण मतलब जवान, वे भविष्य को देखते हैं। जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, वो अतीत मतलब पुरानी चीजों को देखते हैं। तरुणों को भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, वृद्धों को अतीत उज्जवल दिखाई देता था, है ना। इसी कारण तरुण सुधारक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक है। दोनों के कारण ही वर्तमान सदा क्षुब्ध है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या लिखना है। तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोणों में क्या बुनियादी अंतर, इनको बताना है। वर्तमान के क्षुब्ध रहने का मुख्य कारण क्या है, लेखक ने बताया। ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से बताना है। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इस तरीके से आप अपने संदर्भों को लिखेंगे। फिर अब बात आई इनके व्याख्या की। तो व्याख्या, जो तरुण है वृद्धों को अतीत है, ये इसका हमको क्या करना व्याख्या। तो आप हेड डालेंगे रेखांकित अंश का व्याख्या लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि युवा पीढ़ी हमेशा आने वाले कल यानी भविष्य को
भविष्य के सपने को देखती है और समाज में बदलाव लाना चाहती हैं, इसलिए वे सुधारक कहलाते हैं। इसके विपरीत वृद्ध लोग बीते हुए समय, अतीत की यादों और गौरव में डूबे रहते हैं, पुरानी परंपराओं को बचाना चाहते हैं। इन दोनों के बीच टकराव, जहां युवा बदलना चाहता है, वृद्धा यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, वर्तमान समय को आसान तनावपूर्ण बना देता है। इसी खींचातान के कारण वर्तमान कभी भी शांत नहीं रह पाता है ना। तो इस तरीके से ये हमने उसका व्याख्या किया, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, बता दिया है। फिर अब दो इसके जवाबों को देख लेते हैं, प्रश्नों को जो थे। तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण में क्या बुनियादी अंतर है? तो लिखेंगे तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर समय की दृष्टि का है। तरुण क्या देखता है भाई? हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं। तरुण कौन? जो जवान नवयुवक हैं, और उन्हें आने वाला समय बहुत उज्जवल और आशाजनक दिखाई देता है। लेकिन वही जो वृद्ध होता है वह हमेशा अतीत यानी बीते हुए समय की ओर देखता है और उन्हें अपने पुराने दिन सर्वश्रेष्ठ लगते हैं। फिर वर्तमान के क्षुब्ध रहने का मुख्य कारण लेखक ने क्या बताया? वही कि वो आगे सोचता है, ये पीछे सोचता है, इस वजह से क्षुब्ध रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने आप पहले ही लेखक ने बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं। लेखक के अनुसार वर्तमान के क्षुब्ध अशांत रहने का मुख्य कारण दो पीढ़ियों के बीच विचारों का संघर्ष है, जो कि पहले आप जान चुके हो। जब युवा वर्ग भविष्य के सपने देखता है तो समाज को सुधारने की कोशिश भी करता है, और वृद्ध वर्ग जो होता है वह अतीत, पुरानी परंपराओं, पुरानी रूढ़ पीढ़ियों को लेकर के चलता है। इस नाते समाज में तनावपूर्ण माहौल बना रहता है, जो कि अशांति का एक कारण होता है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 5वें चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, तो इतना नहीं कुछ करना है। फिर अगला पार्ट 6 है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए, यहाँ चीज है, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। समझ में आया कि नहीं भाई? बिल्कुल। तो यही चीज है भाई कि ईर्ष्या का काम जलाना होता है, लेकिन भाई जिनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाता है वो खुद जलने लग जाता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और वे अपने दिल का गुबार निकालने का मौका पा जाएं। वही होता है ईर्ष्या, जलन। यहाँ पाठ और लेखक का नाम यानी संदर्भ लिखना है। फिर रेखांकित अंक का व्याख्या करना है। लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा, इसको आपको बताना है। फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या पहचान बताई गई है, ये भी आपको बताना है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को कैसे जानेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्घृत है। इसके लेखक सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है ना भाई? तो ये सारी चीजें एकदम अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है ना? बस आगे चलते हैं। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या जलन का स्वभाव ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना या जलाना है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले उस व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से नष्ट करना शुरू कर देती है जिसके मन में यह पैदा होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर खुद ही अंदर कूदता रहता है और अपनी सुख शांति को खो देता है ना? तो इस तरीके से आप लोग इसका व्याख्या कर लेंगे। फिर हम इसके अब जवाब की बात करेंगे। लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा? तो आप कहोगे कि लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा क्योंकि यह एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जलाता है। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है वह उन वस्तुओं को आनंद नहीं उठा पाता है जिसके पास मौजूद है, बल्कि वह उन वस्तुओं के अभाव में दुख भोगता है जो दूसरों के पास है। यह उसे दुख को सजा देने के एक अजीब तरीका है। खुद को। ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या पहचान बताई गई? मतलब ईर्ष्यालु जो व्यक्ति उसकी कैसे पहचान करेंगे? तो गद्यांश के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति की पहचान यह है कि वे ईर्ष्या द्वेष के साकार मूर्ति होते हैं। वे हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा सुनने वाला मिले जिसके सामने वे अपने दिल का भड़ास यानी गुबार निकाल सकें। वे दूसरों की बुराई करके और अपनी हीन भावनाओं को प्रदर्शित करके मन को हल्का करने का मौका ढूंढते हैं। इस तरीके से आप इनका जवाब दे देंगे।
फिर अगला इस तरीके से, इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट हो गया छठवां शब्द। अब आ गया आपका पार्ट 7, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, लेखक हैं इनके जयप्रकाश भारती। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना भाई। हाँ, मानव ने चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। वह चांद जिसे कभी देवताओं का निवास माना जाता था, अब मानव के अन्वेषण का विषय बन गया। ठीक है, मतलब चांद चांद क्या देवता देवी देवता मानता था, लेकिन अब वह खोजने का जगह बन चुका है। विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिया दिखाया है। मनुष्य की इसी जिजीविषा और साहस ने उसे ब्रह्मांडों के रहस्यों को सुलझाने की शक्ति दी है। ये आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो कि मैं बता रहा हूँ। इसमें वही काम करना है, गद्यांश का सटीक संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या लिखना है, विज्ञान ने मनुष्य के दृष्टिकोण में क्या बदलाव लाया है इसके बारे में बात करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे संदर्भ का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जयप्रकाश भारती हैं। इसमें लेखक ने विज्ञान की प्रगति और मानव के साहस का वर्णन किया है ना। इस तरीके से आप लोग अपने गद्यांश को लिखेंगे। फिर उसके बाद जो प्रश्न था, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि विज्ञान ने मनुष्य के दृष्टिकोण में क्या बदलाव लाया है। तो विज्ञान ने मनुष्य के दृष्टिकोण में अंधविश्वास और कल्पनाओं से निकाल कर तर्क और अन्वेषण का मतलब खोज की ओर मोड़ा है। विज्ञान की मदद से मनुष्य ने उन चीजों को संभव कर दिखाया जिन्हें पहले केवल चमत्कार या ईश्वरीय शक्ति माना जाता था। अब मनुष्य हर रहस्य को वैज्ञानिक नजरिए से समझने का प्रयास करता है। ठीक है, अब बात यह है कि इसका रेखांकित अंश का व्याख्या नहीं हुआ है। ये रेखांकित अंश का व्याख्या आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसको होमवर्क कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा, नहीं कर पाएंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका करा दूंगा। ये लास्ट था। तो इस तरीके से मैंने 7 अध्यायों के जब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी गद्य खंड थे मैंने सारे चीज़ करा दिए हैं। ठीक है ना, और मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट ही किया है कि ताकि भाई आप लोगों का समय कम लगे और आपको अच्छे से अच्छे पूरी कम समय में पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है ना, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो और सब लोग अच्छे से तैयारी करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।